नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। और देश की बात में आज बिहार की बात। नीतीश कुमार ने 7वीं बार और लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है, यानी सुशील मोदी इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बने। चर्चा ये है कि उन्हें केंद्र में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार के अलावा 5 मंत्री बने हैं, जिसमें विजेंद्र यादव हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, शीला मंडल, मेवालाल चौधरी। और बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, जीवेश मिश्र, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह और रामसूरत राय मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। आज के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में मौजूद रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नाराजगी की वजह से शपथ समारोह में नहीं गए और उन्होंने ये साफ कहा कि ये जनादेश का आदर नहीं है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद की शपथ हैं और ले चुके हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़े हैं। मनीष, ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें रिकॉर्ड चौथी दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, हालांकि वो 7वीं दफ़ा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, पर लगातार चौथी बार ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके ऊपर दबाव इस दफ़ा काफ़ी होगा क्योंकि चीज़ें बदली हैं, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री पद पर ये इन्होंने शपथ ले ली। ये अपने आप में नीतीश कुमार को क्रेडिट तो जाता ही है कि वो बीजेपी की मजबूरी रहे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बीजेपी की मजबूरी रहे। देखिए, निश्चित रूप से नगमा, बिहार के चुनावी इतिहास में शायद नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चौथी बार लगातार शपथ ग्रहण किया है। भले ही इस बार का चुनाव उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, इसलिए नहीं कि वो तेजस्वी यादव उनके सामने काफ़ी ज़्यादा एजेंडा सेट कर रहे थे, बल्कि यह कि जो उनकी सहयोगी बीजेपी थी, बीजेपी ने उनके लिए एक तरह से ऐसी दोनों तरफ, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई खोदा हुआ था चिराग पासवान के रूप में, जिसमें हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। सर, एक बार धन्यवाद दे दीजिए सभी को, बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को धन्यवाद। सबसे ज्यादा आप पूछ रहे हैं, आपको तो नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार को आपने सुना, वहां पर मीडिया की भीड़ थी और उन्होंने उनसे कुछ बोलने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मिलकर काम करते रहे हैं, मिलकर काम करेंगे और सेवा करते रहेंगे। मनीष, आप अपनी बात कह रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर कई तरह के दबाव रहे, चिराग पासवान के रूप में भी, और इस दफ़ा वो पहले वाली सरकार के तौर पर अलग से इंडिपेंडेंट फैसले या मजबूत फैसले लेने के लिए इतने आज़ाद नहीं होंगे। मनीष हमारे साथ। देखिए, ये एक अवधारणा इसलिए इस बार बनी है क्योंकि जी हाँ मनीष, ये अवधारणा इसलिए बनी है नगमा कि इस बार पहली बार बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में 2 लोगों को मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। उनका निर्णय, क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, तो यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया है। तो मनीष, माफ़ कीजिएगा, आपको बार बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि नए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो मीडिया के आग्रह पर कुछ कह रहे थे और उनसे दोबारा पूछा गया सवाल शायद सुशील मोदी के बारे में, जिस पर वो कह रहे थे, पूछा गया कि आप उन्हें मिस करेंगे। वो कह रहे हैं कि हाँ निश्चित तौर पे, ऐसे भी बीजेपी का फैसला है और आप बीजेपी से पूछिए। तो आपका इस पर आकलन क्या है? आप तो देखते रहे हैं कि किस तरह करीब रहे हैं सुशील मोदी नीतीश कुमार के। अब नीतीश कुमार जरूर इस चीज को मिस करेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीजेपी के कोटे से। एक नई इक्वेशन बनानी होगी नीतीश कुमार को, एक तो ये रहेगा, और सुशील मोदी को वहां नहीं रखना, इसके पीछे कि क्या वजह, चर्चा क्या है? देखिए नगमा, इसके पीछे 2 तरह की चर्चा है। एक बड़ी चर्चा यह है कि ना केवल सुशील मोदी बल्कि आज के मंत्रिमंडल में आप देखेंगे कि उनके अलावा 4 और जो वरिष्ठ मंत्री थे, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, विनोद नारायण झा जैसे लोगों को इस बार बीजेपी ने ब्रेक दिया है। ये पता नहीं है कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव या विनोद नारायण झा का भी जो सीनियरिटी रहा है, जो उनका अनुभव रहा है, उसके तुलना में तो तारकिशोर प्रसाद जो कभी भी मंत्री नहीं रहे, या रेणु देवी, वो मंत्री एक बार रही हैं लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने नहीं संभाला। इससे यही एक बात साबित होती है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब बिहार में जो 15 वर्षों से जो लोग मंत्री पद पर या जो वरिष्ठ नेता थे उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेक दे रही है और नए नेताओं के साथ में वो बिहार में अब राजनीति करना चाहती है। कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडलों पर भी अपनी नज़र बनाए हुए है। वो चाहती है कि उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका बिहार में जो भी फैसले हों, सरकार में जो फैसले हों, उसमें उसका से बढ़े, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कोई सामान्य मंत्रिमंडल नहीं है। इस बार उनके मंत्रियों की संख्या, उनके पास महत्वपूर्ण विभागों की संख्या 15 वर्षों की तुलना में इस बार सर्वाधिक होगी और वो उसका भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए वो आप कह सकते हैं कि नौसिखुआ मंत्रियों को वो ज़्यादा एक तरह से प्रमोट कर रही है बनस्पत के अपने अनुभवी मंत्रियों को, जिनको एक तरह से आप कह सकती हैं कि इस बार दरकिनार कर दिया गया है। नगमा जी जी, धन्यवाद आपका मनीष इस चर्चा के लिए। तो इस वक्त ये खबर आ रही है बिहार से कि शपथ ग्रहण हो गया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और सुशील मोदी इस दफ़ा नहीं हैं। रेणु देवी जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री फिर से बने हैं, उनका काफिला जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कुछ बात की और ये कहा कि सुशील मोदी के सवाल पर ये उन्होंने साफ कहा है कि ये बीजेपी का फैसला है, बीजेपी से पूछे जाना चाहिए। हाँ, सुशील मोदी वहाँ पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और नीतीश कुमार के करीबी रहे और साथ मिलकर काम करते रहे। तो नीतीश कुमार के लिए अब ये नए उप मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने की एक चुनौती सामने है। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें पटना से। मुख्यमंत्री पद की लगातार चौथी दफ़ा मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार वहां से निकल कर जा रहे हैं और इस दफ़ा बीजेपी को चूँकि ज़्यादा सीटें मिली, इसलिए बीजेपी की ये बड़ी जीत है और इसलिए वहां पर गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे। आप बीजेपी के झंडे वहां देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा आज 5 मंत्री जेडीयू के कोटे से और 5 मंत्री बीजेपी के कोटे से इन्होंने शपथ ली है आज। और इसके अलावा हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के एक मंत्रियों ने शपथ ली है। तो मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष अभी नहीं है हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे मनीष से फिर से बात करने की। तब तक ये सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं वहां पर उसे देख रहे हैं।
तो आपने देखा ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह के बाद की थी जो आप देख रहे थे, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। नीतीश कुमार जब वहां से निकल कर जा रहे थे, उन्होंने मीडिया से बात भी की और ये पहले की राजभवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हुआ लगभग 4:30 बजे, जब नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और इसके अलावा 15 मंत्रियों के मंत्रिमंडल की शपथ आज हुई है, लेकिन इसका विस्तार होगा आगे, विस्तार हो सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के कोटे से। और इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नीतीश कुमार जब वहां से निकले और जाने लगे तो मीडिया से उन्होंने थोड़ी सी बात भी की और कहा कि मिलकर काम करेंगे। जहां तक सुशील मोदी का सवाल है तो वो बीजेपी का फैसला है, ये सवाल उनसे ही पूछे जाना चाहिए। जी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अभी नीतीश कुमार वहां से निकले हैं, हमने देखा कि वहां पर बीजेपी के बीच काफ़ी झंडे लहराए जा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। तो ये वाला जो कार्यकाल होगा इस सरकार का, एनडीए का बिहार में, वो वाकई अलग होगा। देखिए नगमा, निश्चित रूप से इस बार जो संख्या बल में दोनों पार्टियों के बीच में अंतर है, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनकैश करा रही है। बीजेपी ये दिखा रही है कि नीतीश कुमार को भले ही जनता ने जनादेश न दिया हो, लेकिन हमें तो दिया है और इसी के कारण जो है, जो हमारे कारण सरकार बनी है। और नीतीश कुमार भी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एक तरह से बीजेपी की कृपा पर बने हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें कमिट किया था और बीजेपी ने अपना बात पूरा किया है। एक आप कह सकते हैं कि अभी तक जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बिग ब्रदर की भूमिका में थे, वो जगह जो है अब बीजेपी एक तरह से हथियाना भी चाहती है, या आप कहिए कि जनादेश भी ऐसा है कि वो स्थान जो है वो बीजेपी को मिल गया है। नगमा, जो दोनों ट्वीट्स आए मनीष, जो आपने कहा कि जनादेश बीजेपी हथियाना चाह रही है, कुछ तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है, ये जो है ये शासन का आदेश है और इसलिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। और ये भी कह रहे हैं कि आप जो नौकरियों की बात है उसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि 10 लाख नौकरियों के जवाब में 19 लाख की जो बात हुई थी, आपको लगता है कि प्रायोरिटीज़ जो प्राथमिकताएं हैं वो इसको पूरा करने की रहेंगी? जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी कलम से पहला हस्ताक्षर जो होगा वो मैं 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा करूंगा। देखिए, कोरोना काल में अभी कोई भी सरकार हो, वो सरकार वेतन का पैसा जुटा लेती है तो उसी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल किसी भी राज्य सरकार हो, चाहे बिहार सरकार ही क्यों ना हो, कि उसके पास में इतनी आर्थिक हैसियत है कि वो कोई 10 लाख हो, क्योंकि जो बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसने मात्र 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। तो वो अभी तो फिलहाल नहीं लगता है कि किसी भी राज्य सरकार और बिहार सरकार के पास भी इतनी आर्थिक शक्ति है, इतना रिसोर्सेज है कि वो 1 लाख लोग को भी सीधे रोजगार दे सके। नगमा जी, और इसके साथ साथ जो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कुछ देर पहले हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे वो भी, और इसके अलावा जो चिराग पासवान का ट्वीट है कि हम बधाई देते हैं पर तंज उन्होंने कसा है कि उम्मीद करते हैं कि अपना कार्यकाल पूरा करें एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह का दबाव रहेगा, और नीतीश कुमार के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो बने रहेंगे, यानी कि काफ़ी चुनौतियों भरा ये कार्यकाल होगा पहले के मुकाबले। ये इस बार जो चुनौती है वो यह नहीं है कि सरकार काम कैसे करेगी, इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नंबर 3 पार्टी हैं इनकी, क्योंकि जो विधायकों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। उसके बाद में एक ही सीट के आधार पर बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड के पास 43 विधायक हैं और वो नंबर 3 की पार्टी है। तो इस बार नंबर 3 पार्टी के जो नेता है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन जैसा कि एक आप नंबर 1 पार्टी के होते हैं, जो आपकी ऑथोरिटी होती है, वैसी ऑथोरिटी अगर बल भी कम होती, अगर वो आप बीजेपी के पास 74 हैं, आपके पास 65 की संख्या होती, तब उतनी ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं कि ह्यूमिलेशन होता या उतनी ज्यादा लोग सरकार पर सवाल उठाते। लेकिन चूंकि इस बार फासला ज्यादा है और बीजेपी के विधायक ही नहीं केवल ज्यादा अधिक संख्या में है, बल्कि उनके मंत्रियों की संख्या भी अधिक होगी, उनके पास विधायक भी अधिक होंगे, तो वो एक जो कंफर्ट लेवल है वो उतना ज्यादा आपके पास नहीं होता है। हालांकि ये बात अलग है कि जेडीयू से जिन जिन को मंत्री बनाया गया है
उसमें अगर आप मेवालाल चौधरी और शीला मंडल को छोड़ते हैं तो सभी काफी अनुभवी हैं। नीतीश कुमार खुद भी काफी अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके सामने बीजेपी के जो आप मंत्रियों को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि वो कुछ काउंटर कर सकते हैं या सरकार चलाने में कोई बहुत सवाल खड़ी कर सकते हैं। और सरकार इसी आधार पर लगता है कि सरकार अच्छी खासी और काफी कंफर्टेबल चलेगी। आपको ये बिल्कुल धन्यवाद आपका मनीष। तमाम चुनौती के बारे में आपने बात की और आपने कहा कि जेडीयू के जो मंत्री बने वो काफ़ी अनुभवी भी हैं। बीजेपी में जो मंत्री बने हैं उसमें ज़्यादातर उतने अनुभवी नहीं हैं। हालांकि मंगल पांडे पहले भी मंत्री रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं। हम इस समय एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और लौटते हैं इस खबर में। दिल्ली में कोरोना मामलों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के बाद रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई, जिसके बाद कई बड़े ऐलान किए गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। इस सवाल का जवाब और दिल्ली के मौजूदा हालात पर शरद शर्मा की रिपोर्ट। क्या है लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से सरकार मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो दैट वाज ए लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को सबसे कम पॉजिटिविटी आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको सबसे कम पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप भी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा तो प्रोटेक्शन इज सफिशिएंट। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन के कोई आसार नहीं। दिवाली तक बाजारों में जबरदस्त भीड़ रही, जिसकी वजह से लगातार फिर से लॉकडाउन की अटकलें लग रही थी। लेकिन त्योहार का सीजन निकल गया है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि अब भीड़ भी कम होगी और कोरोना की तीसरी लहर की पीक भी निकल गई होगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो, एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। दिल्ली में फिलहाल 40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। एक्टिव मामलों में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। यहाँ वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड 12% खाली हैं, जबकि बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड 11% ही खाली बचे हैं। ज्यादातर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक तरफ दिल्ली के 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 800 आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 750 और आईसीयू बेड जल्द देने का भरोसा दिया है। हालांकि हालात सामान्य कब होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। कोई उम्मीद है कि स्थिति कब तक काबू पाई जा सकती है कोरोना? देखिए, कोरोना के बारे में तो अभी दुनिया में कोई नहीं जानता है कि कब तक स्थिति काबू में पाई जा सकती है, क्योंकि जब तक इसकी दवाई और वैक्सीन लोगों के बीच नहीं आती है, उसको व्यवहार में नहीं लाया जाता है, कोई भी प्रोडिक्शन करना एक लेमैन प्रोडिक्शन होगा, लेकिन अभी भी कुछ कहना। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि दिल्ली के हर घर का सर्वे किया जाएगा और सर्वे के दौरान जो लोग बीमार मिलेंगे या लक्षण वाले मिलेंगे उनका फिर टेस्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने ठीक ऐसा ही फैसला जून के महीने में भी किया था, लेकिन फिर वो फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 40-50 लाख घर हैं और इन्हें कवर करने के लिए स्टाफ इतना है कि सर्वे पूरा होने में कई महीनों का समय लग सकता है। लेकिन अब दोबारा से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है, तो हम आगे देखेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कब तक और कैसे पूरा होगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।
और कोरोना की वजह से 8 महीनों तक बंद रहने के बाद महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों को सोमवार से दोबारा शुरू किया गया। इन स्थानों पर सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी होगा। इन स्थलों को दोबारा खोले जाने के कारण आसपास के व्यवसाय को भी इससे फायदा पहुंचेगा। पूरी सावधानी बरतते हुए महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों को सोमवार से दोबारा खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर सीमित लोगों को एक बार में अंदर जाने दिया जा रहा है। मुंबई के माहिम चर्च में एक बार में 1200 लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अब 156 लोगों की ही व्यवस्था है। सिद्धिविनायक मंदिर में 1 घंटे में केवल 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है। 100% रिस्पांस मिल रहा है और आप देखोगे तो जिनको ऑपरेट नहीं करने आता मोबाइल या QR कोड, उनके लिए यहाँ पे जो हमने व्यवस्था की है, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट QR कोड दिया जा रहा है। इसीलिए हर एक का दर्शन और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नियमों का पालन करते हुए हर एक भक्तगण यहाँ पे दर्शन ले रहा है। श्रद्धालु भी धार्मिक स्थल खुलने से खुश नजर आए। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। 8 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद आज मंदिर खुल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और आज दर्शन किए गणपति जी के तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी, और आज के दिन खुला है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवसर है। हम लोग गुजरातियों के लिए न्यू ईयर होता है, तो ये हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और आज कोरोना वायरस की वजह से नहीं आने का बहुत दुख हो रहा था और यहाँ पे आए हैं तो इतना, और ये प्रोसेस की वजह से इतनी खुशी हो रही है। अब उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है जिनका घर इन्हीं धार्मिक स्थलों की वजह से चलता था। 8 महीनों में इन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ लोगों को तो घर चलाने के लिए गहने भी गिरवी रखने पड़े। आप यकीन नहीं कर सकोगे कि माल गिरवी रखना पड़ा हम लोग को, कि जो जेवर थे गिरवी रख के हमारा उधर। आप भी अभी भी देख रहे हैं कि अपना लाइन तो चालू हो गई है, लेकिन हमारे जो अंदर की स्टॉल है वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं। जैसे होम लोन है, किसी का कार लोन है, जो भी है कि एजुकेशन लोन है, तो सब यही दुकान से तो चलते हैं। हमारा बाकी कोई व्यवसाय ही नहीं है। तो हमें जैसे मेरा होम लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का एजुकेशन लोन है, तो इसमें जो हमें बहुत आपत्ति आ गई कि ये चीज़ भरने के लिए। शुरुआती दिनों में इन धार्मिक स्थलों पर सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इन धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट का कहना है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और उन्हें हालात समझ में आएंगे, उसके मुताबिक लोगों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और मध्य प्रदेश में अपने आप को शोले का गब्बर सिंह बताता एक पुलिस अधिकारी के लिए महंगा पड़ा। पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने थाना प्रभारी महोदय को शो कॉज नोटिस जारी किया है और अपने इस बर्ताव का कारण पूछा है। मामला आदिवासी बहुल झाबुआ जिले का है। कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं डांगे आ जाएगा। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन झाबुआ जिले में कल्याणपुरा थाना प्रभारी KL डांगी अपने वायरल वीडियो की वजह से जरूर रो रहे हैं। पुलिस महकमा वीडियो पर सफाई मांग रहा है। कल्याणपुरा थाने में पदस्थ निरीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में उसके खिलाफ कारण बताओ सूचना जारी किया गया है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे, जांच के बाद जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो कल्याणपुरा में लगने वाले मेले के दौरान का बताया जा रहा है, जहां हर साल भारी भीड़ जमा होती है। इसी भीड़ को कोरोना संकट के चलते रोकने के लिए थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। दरोगा साहब ठाकुर बनते तो शायद फिर भी ठीक था, लेकिन बन गए गब्बर। अब ऐसे में उनके बयान का संदर्भ क्या था ये हमें पता नहीं लग पाया, क्योंकि हमारे पास कोई कालिया है नहीं, क्योंकि दरोगा साहब न तो फ़ोन पर मिले और न ही पुलिस थाने में। झाबुआ से अपने सहयोगी सचिन जोशी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। इस वक्त देश की बात में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।